नमस्कार। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर रामलीला मैदान में लौटे हैं। 12 साल के बाद उन्होंने रामलीला मैदान में रैली की और एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। वो पिछले कई महीनों से या कई बरसों से वो अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो राष्ट्रीय राजनीति की उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन मई में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके उनको एक ऐसा मौका दिया है जिस पर वो पूरे देश की राजनीति कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने एक एक करके देश के कई राज्यों का दौरा किया है। देश का हर विपक्षी नेता जिसको वो पहले भ्रष्ट ठहरा चुके थे उन सब से मिलने गए। वो उन सब से उन्होंने समर्थन मांगा और लगभग सभी पार्टियों ने उनको इस मामले में साथ देने का वादा किया है। सबने कहा है कि केंद्र सरकार जब इस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में बिल ले आएगी तो वो इसका विरोध करेंगे। सारी पार्टियों ने, कांग्रेस को छोड़ करके लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने उनको ये वादा किया है और इस वादे को लेकर के अरविंद केजरीवाल गदगद हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एमके स्टालिन से लेकर के ममता बनर्जी तक और उद्धव ठाकरे से लेकर के शरद पवार तक, नीतीश कुमार से लेकर के अखिलेश यादव तक, वो सारे विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। और जब ये राउंड पूरा हुआ, जब विपक्षी नेताओं से मिलने का उनका अभियान पूरा हुआ, तब वो रामलीला मैदान में उतरे। उन्होंने केंद्र सरकार का अध्यादेश जब जारी हुआ 19 मई को, उसी दिन उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि 11 जून को रामलीला मैदान में रैली होगी। पहले उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो वो बैकग्राउंड उसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उस आदेश में 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की नियुक्ति यानी उनकी पोस्टिंग और उनके ट्रांसफ़र का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। उसने साफ तौर पर कहा था कि जो कानून व्यवस्था है, जमीन है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, उसके अलावा केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह से ही उपराज्यपाल कोई फैसला लेंगे इन 3 मामलों को छोड़ करके, जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़ करके। उसमें अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का मामला भी शामिल था। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और एक प्राधिकरण का गठन कर दिया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसमें 2 अधिकारी होंगे और 3 लोगों का ये प्राधिकरण तय करेगा कि किस अधिकारी को कहाँ उसकी पोस्टिंग करनी है, कब उसका तबादला करना है, तबादला करके उसको कहाँ भेजना है। तो ये एक तरह का ये जो पुरानी व्यवस्था थी, वो पुरानी व्यवस्था यही थी कि अधिकारियों की नियुक्ति का काम केंद्र सरकार देखेगी, उपराज्यपाल करेंगे। और इसके पहले 1993 के बाद से जितने मुख्यमंत्री रहे सबके समय यही व्यवस्था रही। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को पलट के और दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार बहाल किया था। अब केंद्र सरकार ने फिर उसको पलट दिया और इससे अरविंद केजरीवाल को यह मौका मिल गया कि वो पूरे देश की राजनीति करें। तो पूरे देश का जब एक चक्कर उन्होंने लगा लिया, देशाटन कर लिया, तब फिर वो रामलीला मैदान लौटे जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। उसी रामलीला मैदान से 2009-10 से लेकर के और 2011-12 के बीच उन्होंने जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक इतनी रैलियां की, इतने धरने हुए, इतने प्रदर्शन हुए, इतने आंदोलन हुए। और उसी आंदोलन प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन्म हुआ था और उसके बैनर तले एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन से यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से साफ हो गई थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था। हालांकि उसका ज़्यादा लाभ बीजेपी को मिल गया क्योंकि वो बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसका बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है और नरेंद्र मोदी का चेहरा था। उसका पूरा लाभ अरविंद केजरीवाल नहीं ले सके, उनको सिर्फ दिल्ली में ही उसका लाभ मिला। पूरे देश में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। उस आंदोलन के 12 साल के बाद अरविंद केजरीवाल फिर रामलीला मैदान में लौटे। उन्होंने एक बड़ी रैली की और भीषण गर्मी के बीच में, दिल्ली में चल रहे हीट वेव के बीच में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। तो अरविंद केजरीवाल, अब जो रैली हुई 11 जून की, उस रैली को कैसे ये माना जाए कि ये जो कल रैली हुई है वो लोकसभा चुनाव की शुरुआत है या लोकसभा चुनाव का आगाज है अरविंद केजरीवाल का। तो ये कई चीज़ें ऐसी हुई जिनसे ऐसा लग रहा है कि रैली तो जरूर रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार के अधिकारों को बहाल करने के लिए हुई थी, उसकी मांग करने के लिए हुई थी, लेकिन निशाना पूरा देश था इसका। उन्होंने पूरे देश की राजनीति को ध्यान में रख करके भाषण दिया, उस तरह की बातें कही उन्होंने और उस तरह की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने लगातार संघीय ढांचे पर हमले की बात कही, संविधान पर खतरा बताया, वो लगातार ये बात कहते रहे। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कहा कि ये जो अध्यादेश आज दिल्ली के लिए आया है, कल ये अध्यादेश देश के किसी और राज्य के लिए आ सकता है, सबको तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने सभी राज्यों की सरकारों को या विपक्षी पार्टियों को ये चुनौती दी कि उनके यहाँ भी चेतावनी दी, माफ करिएगा, चेतावनी दी कि उनके यहाँ भी इस तरह का अध्यादेश लागू हो सकता है, उनके भी अधिकार भारत सरकार छीन सकती है। उन्होंने खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र किया। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी 4 महीने के अंदर वहां चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रख करके वहां इन दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। और महाराष्ट्र हमेशा अरविंद केजरीवाल के सपनों का राज्य रहा है, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की थी 2014 में भी, और 2019 में तो खैर नहीं, लेकिन 2014 से उन्होंने बड़ी मेहनत उस समय की थी। तो ये वहां भी वो चाहते हैं, एक वित्तीय राजधानी है, वहां आधार मजबूत होने का फायदा पूरे देश में मिलता है। तो इन 3 राज्यों का नाम भी लिया उन्होंने और कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस तरह का अध्यादेश आ सकता है। तो एक तरह से वहां की जनता को भी उन्होंने एड्रेस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग अध्यादेश के मसले पर दिल्ली सरकार के साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। अब ये 140 करोड़ का जुमला जो है वो अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी 140 करोड़ लोगों का जुमला नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि देश का, चाहे उनकी पार्टी को जितने भी वोट मिले हों, उनके जितने भी सांसद जीते हों, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का नेता होता है, पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। वो 140 करोड़ का जुमला बोलते हैं। जब तक वो गुजरात में थे तब तक 6 करोड़ गुजरातियों का कहते थे, जब देश के प्रधानमंत्री हुए तब से वो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। ये पहला मौका था जब किसी विपक्षी पार्टी ने अपने किसी एजेंडे पर 140 करोड़ लोगों का जुमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के मसले पर देश के 140 करोड़ लोग दिल्ली के लोगों के साथ हैं, दिल्ली के लोगों के समर्थन में हैं। तो ये जो 140 करोड़ लोगों को संबोधित करने का जो रामलीला मैदान से उन्होंने दांव चला, ये उनके लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके चुनाव प्रचार के आगाज का संकेत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। और जो पहले लोग कहते थे कि उन्होंने एक विधानसभा का सत्र बुला करके चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी, प्रधानमंत्री के कम पढ़े लिखे होने की बात कही थी, और तब कहा गया था कि विशेषाधिकार से बचने के लिए, विशेषाधिकार हनन के नोटिस से बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें विधानसभा में कहते हैं। लेकिन उन्होंने वही कहानी रामलीला मैदान से भी सुनाई। उन्होंने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई और कहा कि इस कहानी में कोई रानी नहीं है। यह सीधा सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर तंज था, हमला था। उन्होंने उनको कम पढ़ा लिखा बताया और उसके खतरे भी लोगों को गिनाए। उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया और पहलवानों का जिक्र किया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका बिना नाम लिए उनके ऊपर हमला किया और उनके साथ प्रधानमंत्री को जोड़ करके कहा कि प्रधानमंत्री के एक दोस्त ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, उनके साथ छेड़छाड़ की है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करना हो, अडानी का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, 140 करोड़ लोगों की बात हो, ये सारी बातें उस डायरेक्शन में है। ये सब ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय राजनीति करने की महत्वाकांक्षा के तहत अरविंद केजरीवाल ने इस सभा का इस्तेमाल किया। ये कार्यक्रम, रैली आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन उसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के नाते आए हैं और जो अध्यादेश भारत सरकार ले आई है उसकी कमियां बताएंगे। उन्होंने बताई भी, उसका कानूनी पहलू, उसका संवैधानिक पहलू उन्होंने सामने रखा। लेकिन एक दूसरी पार्टी के नेता जो आम आदमी पार्टी का नहीं है और जिसका बड़ा कद है, जो अब वो एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में गए हैं, लेकिन वो न कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं न वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो उस नाते एक सिविल सोसाइटी के सदस्य के नाते उन्होंने इंसाफ का सिपाही नाम से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कपिल सिब्बल ने। तो वैसे एक व्यक्ति का, आप याद करें कि 12 साल पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो पूरा आंदोलन की कमान सिविल सोसाइटी के हाथ में थी, उसमें कोई पार्टी नहीं थी। तब किरण बेदी और प्रशांत भूषण जैसे लोग उस समय जुड़े थे। उस समय प्रशांत भूषण सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे और वो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को और उनकी पार्टी को समर्थन करते थे। अब प्रशांत भूषण की जगह कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल आ गए हैं। उन्होंने मंच पर उनका मौजूद रहना अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और उनकी राजनीति को वैधता दिलाने वाला था। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में अभिषेक सिंघवी का धन्यवाद कहा, उनकी तारीफ की, क्योंकि इस अध्यादेश के मसले पर, ये जो अध्यादेश के पहले जो दिल्ली सरकार को अधिकार मिला था अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का, वो मुकदमा दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक सिंघवी ने लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने सिंघवी का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का अधिकार दिलाया था, हम उनके आभारी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं।
और उनका इस तरह से जिक्र करना, पब्लिक के बीच में उनका नाम लाना एक राजनीति का हिस्सा है। वो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ जो भी लड़ाई है, लेकिन किसी न किसी मामले पर उनके साथ एक साझा भी है। ये भी एक दांव चला। तो ये सब कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का संकेत देने वाली रैली थी। कह सकते हैं कि उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और इस साल होने वाले विधानसभा की तैयारियों का भी संकेत दिया है। दिल्ली की इस लड़ाई को वो संसद के मानसून सत्र में जब तक वो अध्यादेश कानून के तौर पर नहीं आता है, बिल के तौर पर नहीं आता है, उस पर वो राजनीति करते रहेंगे और उसमें हार जाने के बाद भी उस मुद्दे पर दिल्ली के लोगों के अधिकार का मामला आगे रख करके वो इसकी लड़ाई करते रहेंगे और ये उनके आगे के चुनावों का, लोकसभा चुनाव का एक बड़ा एजेंडा होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।